हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, बैन ऑन मीडिया वन के ऊपर है। मीडिया वन एक चैनल है, एक मलयालम न्यूज चैनल है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगाया था ऑन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे हम लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे अगर हर चैनल पे बैन लगाते रहेंगे तो ये चिलिंग इफेक्ट रहेगा इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, ऑफ प्रेस फ्रीडम पे। ये जो आर्टिकल दिया है, ये एग्जाम्पल की तरह यूज करोगे आप। मेंस में इसको एग्जांपल की तरह यूज आएगा। और प्रेस फ्रीडम जो हम लोग अभी बात की है, एंड फ्री स्पीच, इस कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जांपल की तरह कोट कर सकते हो। बट इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरा आर्टिकल ये है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक पैनल जो बैठा है, उस पे दो अभी टास्क है कि एक क्लास 12 का बोर्ड्स कैसे होना चाहिए। जैसे कई लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बार का करिकुलम फ्रेमवर्क जो पैनल बनेगा वो डिसाइड करेगा क्लास 12 का बोर्ड जो है साल में 2 बार हो, और साइंस और ह्यूमैनिटीज के बीच में जो गैप है उसको हटा दिया जाए, और स्टूडेंट को फ्रीडम रहे कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज कर सके फ्रॉम द मिक्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा अपने देखने के लिए। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खाली आपको ये जानना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना है, इसका एक एक्सपर्ट पैनल अपॉइंट किया गया है अंडर इसरो का फॉर्मर चेयरमैन के कस्तूरी रंगन। ये आपको बस अवेयरनेस होना चाहिए इस कमेटी के बारे में। बाकी जो डिटेल है वो जैसे जैसे आता रहेगा अपने पास डेवलपमेंट के तौर पे, उसको उसी तरह पढ़ते रहेंगे। अब एक छोटा सा जानकारी यहाँ पे ये है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस लिखा है ना, तो ये अपना इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है मेंस के अंदर। तो इसीलिए जितने भी सेंट्रल फोर्सेस है उनका क्या की ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस है, वो आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल ये हमेशा न्यूज में रहते ही है, तो उनके बारे में हल्का पढ़ना कोई बुरी बात नहीं। रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस पे किसी ने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि सर ये जो बार बार हम लोग रिस्टोर पुराने नाम को लगा देते हैं फॉरेन बार्बरिक इन्वेडर्स के नाम को हटा करके, तो इस पे ये सही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली औरंगाबाद का नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जिम्मेदारी है इलेक्टेड गवर्नमेंट की, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव की, उस पर हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हैं। सेकंड, अब एक आदमी सिलेक्टिवली हिस्ट्री को रिविजिट नहीं कर सकता। हिंदुइज्म में बाइगोट्री के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा जस्टिस जोसेफ ने बोला। उन्होंने बताया कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट एंड दिस इज अ सेकुलर फोरम। पहला तो देखिए, आप इसमें ये बात लिख सकते हो कि रीनेमिंग ऑफ प्लेसेस जो है वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव का पावर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। ये फर्स्ट बात। और सेकंड बात, आप कोट कर सकते हो कि इंडिया का सेक्युलरिटी के ऊपर जस्टिस जोसेफ को डायरेक्टली, कभी सेक्युलरिटी का क्वेश्चन आया तो आप जस्टिस जोसेफ को कोट कर सकते हो ये बोलते हुए कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट इज सेक्युलर फोरम। चांसेस कम है, पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर, तो उसका आंसर होगा औरंगाबाद। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर एक रिपोर्ट आया है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR 2022। ये रिपोर्ट जो है टाटा ट्रस्ट का इनिशिएटिव है, अलॉन्ग विद पार्टनरशिप विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, इस प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड हाउ इंडिया लिव्स। तो कोर इनिशिएटिव टाटा ट्रस्ट का, बाकी सब सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हो कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है, कभी प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन। फिर इसमें दूसरा अपडेट ये है, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसमें डेटा ऑफ स्टेट्स और यूटीज को कंपाइल किया गया अंडर 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी, यानी कि पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड। इसमें ये बजट, ह्यूमन रिसोर्सेज, वर्कलोड, डाइवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड्स, ये सारे चीजों पे एक एक पिलर को एनालाइज किया गया। और इसके हिसाब से उन्होंने बताया कि हर एक स्टेट और यूटी में किस तरह बजट एलोकेशन हो रहा है, किस तरह पुलिस फोर्सेज है, उनकी संख्या क्या है। जैसे इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है लो बजट से सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लो बजट। इसके संबंधित डेटा है कि कोई भी स्टेट जो है 1% से ज्यादा अपना टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर जुडिशरी पे इन्वेस्ट नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रख सकते हो आप। फिर सेकंड, ये एक्सेप्ट फॉर 2 UTs, दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली चंडीगढ़ को छोड़ के और कोई भी स्टेट नहीं है जो ये काम करता है, तो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सेकंड, मोस्ट स्टेट जो है वो अपना फंड फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते जो सेंटर उनको देता है। फिर पर कैपिटल नेशनल स्पेंडिंग ऑन पुलिस जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया 912 से लेके 1151 तक 2020-21 में। पर नेशनल पर कैपिटा स्पेंड ऑन लीगल एड, जो लीगल एड पे नेशनल एक्सपेंडिचर है इंक्लूडिंग नालसा, वो सिर्फ 4.7 रुपीज पर एनम है। एक साल में 4 रुपये 57 पैसा पर इंसान पर हम लोग खर्चा करें, जो कि बहुत ही कम है। 18 लार्ज और मीडियम साइज स्टेट जो इंडिया में है, उनको मिला के इस रिपोर्ट ने देखा कि कर्नाटका जो है वो जस्टिस डिलीवरी में नंबर 1 पे है, और भाई तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो याद रख सकते हो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करने बोल सकता है अगर रिपोर्ट से पूछना हो तो। कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने बताया कि वैकेंसी इन पुलिस, प्रिजन स्टाफ, जुडिशरी एंड लीगल एड, तो माने ह्यूमन रिसोर्स की भी कमी भारी है। बजट, ह्यूमन रिसोर्स ये मेन कंसर्न है। एक डेटा ये है कि 20,076 जज है अपने पास ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, 140 करोड़ के लिए अपने पास मात्र 20,000 जजेस है।
और वैकेंसी 22% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट है, इतना जगह खाली है। प्रिजन जो है ओवर क्राउडेड है, 130% लोग कम से कम उसके अंदर है। 77.1% लोग जो है वो अभी अवेट कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। उनको अभी तक ट्रायल नहीं हो पाया, उनका केस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, अभी तक जज पूरा सुना ही नहीं उनका केस। कर्नाटका खाली ओनली स्टेट है जिसमें कंसिस्टेंटली मीट हुआ कोटा ऑफ SC ST एंड OBC पोजीशन बोथ अमंग पुलिस एंड कंस्टेबलरी। इसका मतलब पुलिस में वुमेन जो है बहुत लेस रिप्रेजेंटेड है। ये डेटा है कि इनएडुकेट वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी है पुलिस के अंदर, ओनली 11.75%, जबकि डबल हुआ पिछले 5 डिकेड में। उसके बाद भी 11.71% 75% ही है, तो बड़ा दिक्कत का विषय है ये। तो सारे डेटा आप याद रख सकते हो लीगल एड के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा डेटा है। इट कैन हेल्प यू इन एग्जाम इन मेनी वेज। UN स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसमें इंडिया को 4 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया है। एक और सेकंड कैंडिडेट चुना जाएगा साउथ कोरिया और चाइना में से बैलेटिंग प्रोसेस से। एशिया पैसिफिक स्टेट्स मेंबर में से इंडिया एक चुना गया है। यूएन स्टैटिस्टिकल बॉडी के लिए 4 साल का टर्म होता है। इंडिया को 46 वोट्स मिले 53 में से। ये मल्टी कॉर्नर इलेक्शन था, इसमें 4 कैंडिडेट में से 2 सीट भरने थे। 4 कैंडिडेट कौन थे? इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना एंड यूएई। तो यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में मेंबर कैसे बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन का फंक्शन क्या है ये आप रिवाइज कर सकते हो। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जो है एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस संस्था ने अभी एक रिपोर्ट दिया, इन्फॉर्मेशन किया सारे गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट को बताते हुए उनके ऊपर ईमेल के माध्यम से रकून स्टीलर, एक तरह का समझ लीजिए मेलवेयर है, इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मेलवेयर, उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज को टारगेट किया गया, इंक्लूडिंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, खासकर रकून स्टीलर क्या है, एक तरह का मेलवेयर है। ये मेलवेयर सर्विस की तरह अवेलेबल है। सेकंड इन्फॉर्मेशन थर्ड आपसे पूछ सकता है कि NTRO क्या है। NTRO एक स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन सकते हैं इसी आर्टिकल से। फिर वर्ल्ड पेज में खाली आपको थोड़ा ट्रेंड और अपडेट समझना है कि अभी फ्रांस चाइना के प्रेसिडेंट से मिलेगा और बताएगा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें करना है पीस के लिए। तो बस फ्रांस चाइना तक रीच आउट कर रही है, समझने लायक इंपॉर्टेंट है। फिर पोलिश प्रेसिडेंट ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वेलकम किया, तो पोलैंड और यूक्रेन का रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी है। फिर इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क में शिपर्स लोगों से क्लैश किया, तो एक बड़ा मुद्दा बन गया। अरब अरब कंट्रीज इसको कंडेम करने लगी पुलिस एक्शन को, पर पुलिस ने बताया कि भाई उन लोग बहुत सारे हथियार लेके अपने आप को बंद कर लिए थे, तो हमें घुसना ही पड़ा मॉस्क के अंदर। तो अब इसमें गाजा स्ट्रिप पे जो एक इस्लामिस्ट ग्रुप है हमास, वहां लगातार उसने मिसाइल लॉन्च किया इसराइल पे, और इसराइल ने भी जवाबी रूप में फायर किया। तो गाजा स्ट्रिप क्या है, हमास ग्रुप क्या कौन है, वेस्ट बैंक क्या है जहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसराइल फिलिस्तीन का पूरा इशू क्या है, ये आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। पर ये 3 नाम आपको पता है यदि, वेस्ट बैंक, हमास और गाजा स्ट्रिप, तो आपको काफी कुछ पता चल जाएगा इसराइल फिलिस्तीन के बारे में, और इनके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी गल्फ टाइज इंप्रूव होने के बाद ईरान ने फर्स्ट इन्वॉय अपना नाम किया यूएई के लिए। यूएई में अब ईरान के फर्स्ट इन्वॉय ज्वाइन करेंगे 2016 के बाद से, तो उसके ऊपर जानकारी है। यूएई का बिजनेस और ट्रेड टाइज है ईरान के संग, जो 1 सेंचुरी से ज्यादा पुराना है। 2019 में दोबारा रीएंगेज करना स्टार्ट किए आफ्टर अटैक्स इन गल्फ वाटर्स एंड ऑन सऊदी एनर्जी साइट्स। ये दोनों हादसे के बाद उन लोगों ने दोबारा अपना टाई को स्ट्रेंथन किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वेस्ट एशियन रीजन में। ईरान ने फर्स्ट इन्वॉय अपॉइंट किया अपना यूएई में। ये मेंस के आंसर में काम आएगा, जब वेस्ट एशिया के ऊपर बड़ा क्वेश्चन आप लिखोगे तो उसमें इसको आप पॉइंट कर सकते हो। अब इकोनॉमी में क्या, सर्विसेज PMI, जो S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI इंडेक्स है, एक्टिविटी इंडेक्स, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल निकालता है। ग्रोथ टेरिटरी में 50 के ऊपर है 20 सक्सेसिव मंथ के लिए, माने कि 20 महीने से लगातार बढ़ रहा है। तो सर्विसेज PMI क्या होता है, ये जो 57.8 है इसका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में गिवन नहीं है, पर आप इसको अलग से पढ़ सकते हो अपने स्टैटिक्स से। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो 7 साल पुराना स्कीम है, जो 7 साल से काफी सारे वुमेन, SC ST और वनरेबल कम्युनिटीज को फंड कर रहा है ताकि वो एंटरप्रेन्योर बने। ये 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है वुमेन, SC ST, टू हेल्प देम स्टार्टिंग ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड ट्रेडिंग सेक्टर। बस ये जानकारी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक डेटा है कि 40,000 करोड़ सैंक्शन हो चुका 1.8 लाख बिजनेसेस के लिए अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। उसमें 80% लोन्स के तरफ पैसा दिया हुआ है। तो ये एक अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि SC ST और वुमेन के ऊपर ये गवर्नमेंट का स्कीम है, इसका ये अभी तक अचीवमेंट हो चुका है। अब देखिए बेल के ऊपर एक आर्टिकल है, बेल, पैरोल और फरलो हमेशा से न्यूज में रहा है। ग्रांट ऑफ बेल जैसे कि अब क्या है, NDPS, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसके अंदर किसी को अगर अरेस्ट किया गया है, उसका ट्रायल पूरा नहीं हो पाया और उसका ट्रायल में अनड्यू डिले हो रहा है, तो उनको बेल दिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया लास्ट वीक। तो ये एक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि एनडीपीएस, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब क्या संगीन अपराध है, ये सब एंटी नेशनल टाइप की एक्टिविटी है। इसमें क्या बेल को एक्सेप्शन किया गया रेदर देन रूल। इसका मतलब कोई उसमें अरेस्ट हुआ उसको बेल नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्शन है कि उसको बेल दिया जाएगा। बट उसमें अगर अनड्यू डिले के कारण बेल मिल रहा है तो ये देश के लिए खतरा का विषय भी हो सकता है। इस तरह की बात को हाईलाइट करते हुए आर्टिकल में ये जानकारी दिया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।